सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है बांग्लादेश, डरावना चित्र, कट्टरपंथ का रक्त चरित्र। संदर्भ यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो कोई खास बात नहीं है, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, वोट का इस्तेमाल करके जिसको पसंद करते हैं वो सत्ता में आता है, जिसको पसंद नहीं करते वो सत्ता से चला जाता है। पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन इस तरीके से नहीं हुआ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन इस तरीके से भी नहीं हुआ कि सेना के कुछ अधिकारियों ने तय कर लिया और प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतारकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए। बांग्लादेश में यह सत्ता परिवर्तन जन विरोध के चलते हुआ। बांग्लादेश में एक लंबे समय से छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाता, छात्रों के आंदोलन ने बड़ा हिंसक स्वरूप ले लिया और हिंसक स्वरूप इस कदर हुआ कि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को, जो बमुश्किल 6 महीने पहले ही चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने का मताधिकार का इस्तेमाल होने के साथ में अपने आप को जाहिर कर रही थी, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। देश छोड़कर वो भागी तो भारत में आकर उन्होंने शरण ली हुई है, अभी भारत में वो रह रही हैं। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश से आने वाली खबरें हमारे हृदय को द्रवित भी कर देती हैं और अचंभित भी कर देती हैं। अचंभित इसलिए करती हैं कि बांग्लादेश में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके पीछे दलील ये दी गई कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी सरकार के जो लोग थे वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, तानाशाही स्वरूप अख्तियार कर लिए थे, आम आदमी के जीने के अधिकार को उन्होंने छीन लिया था स्वतंत्रता के साथ जीने का, और इसलिए उनके खिलाफ जन विरोध के माध्यम से ये कदम क्रियान्वित हुआ। पर इस जन विरोध के बाद क्या हो रहा है? जन विरोध के बाद हो ये रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी विशेषकर हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। 1,30,00,000 लोगों की आबादी है हिंदुओं के रूप में बांग्लादेश के अंदर। उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ में बर्बरता की जा रही है। कुल मिलाकर जो भी दृश्य दिख रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से मानवीय रूप से स्वीकार किए जाने वाले नहीं है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मोहम्मद यूनुस के रूप में जो सरकार अस्तित्व में आई, अंतरिम सरकार के रूप में, तो हम मोहम्मद यूनुस भी बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोगों के स्तर पर इस प्रकार की चीजें हो रही है, मुझे इसका खेद है, मैं अपील करता हूं। पर अपील से होगा क्या? क्या अपील मात्र से जो हिंसक वारदातें हैं उन पर अंकुश लग जाएगा, या इससे कहीं अधिक कार्रवाई की जरूरत है? देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में इस प्रकार की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पर इस हिंसा के बीच में भारत क्या कर रहा है, ये सवाल उठ रहा है। भारत सरकार क्या वो भूमिका निभा रही है जिसके संदर्भ में अपेक्षा की जाती है कि उसके रहने से हिंदुओं के हित सुरक्षित है, हिंदुओं का जीवन सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार इस समय दिल्ली में काबिज है, उसके संदर्भ में यह सामान्य धारणा है कि वह बहुसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखती है। हिंदुओं के संदर्भ में जो जाति तथाकथित रूप से पहले होती आई अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते, उससे उबारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता करेगी या पड़ोसी मुल्क में रह रहे हिंदुओं के संदर्भ में भी वैसी ही चिंता करेगी? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गाजा पट्टी में होने वाले हमलों को लेकर अपना शोक जताने से नहीं चूकते, उस पर सवाल उठाने से नहीं चूकते, वो बांग्लादेश की हिंसा के संदर्भ में उस लहजे में बात क्यों नहीं कर रहे जिस लहजे में इन मसलों पर बात करते थे? वो तमाम मुस्लिम देश जो अन्य देशों में अगर मुस्लिमों पर कोई हमला हो जाता था तो अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर जमीन आसमान एक कर देते, वो बांग्लादेश की इस हिंसा को लेकर मौन साधे क्यों बैठे हैं? तो सवाल बहुतेरे, इन सवालों पर ही हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है इसे जानने समझने की भी चेष्टा करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर हम बात कर रहे थे, उसका पक्ष रखने के लिए उसके सुधी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। जिस कांग्रेस पार्टी पर हमने सवाल उठाए, उस कांग्रेस पार्टी की आवाज को बल देने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। जिस हिंदू संकट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उन हिंदू हितैषियों के संदर्भ में प्रखर आवाज स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, और इन सबके बीच में राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत ख्याति प्राप्त पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे ही करते हैं। बांग्लादेश के हालात और हालात के बीच भारत सरकार की भूमिका, दोनों पर थोड़ा रोशनी। हम हरियाणवी अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। कान वहां पर दांव पर हैं और भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं और वो भी उसकी भी साख अब कसौटी पर कसी जानी है। भारत सरकार सामरिक और सीमाओं पर अपने कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक निर्णय ले रही है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिए जा रहे हैं। मैं भारत सरकार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, लेकिन नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारी जो पार्टी विचार करती है वो जरूर झलक हमारे डिस्कशन में निकल कर आ सकती है। लेकिन मेरा कहीं पर भी कोई इस प्रकार का दावा नहीं है कि भारत सरकार क्या करेगी और भारत सरकार कदमों की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ हिमांशु जी, क्योंकि वे बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील होते हैं, गोपनीय भी होते हैं। आप भी समझते हैं उसको जी। आप बहुत देश के ख्यातिनाम पत्रकार हैं। पैनल भी बहुत समृद्ध और वरिष्ठ पैनल है जो सामने हैं सभी लोग। तो मुझे लगता है इन सीमाओं के अंदर मैं अपना पक्ष रखूंगा और इसको आप भी स्थान देंगे जी। तो बहरहाल पहली बात तो ये तय है कि जिसको आपने ये कहा कि वहां पर कोई लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है जी। तो जो सत्ता का परिवर्तन वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है, स्वाभाविक है कि वो विवादों में रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक कि वहां पर चुनाव होकर अगले लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चुनी जाती है। और ये बात भी सच है कि जो भी सत्ताधीश होता है जिसको हटाया जाता है और जो लोग सत्ता को हटाने का काम करते हैं वो कोई इसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। तो ये वक्त शेख हसीना जी के लिए कठिन समय है। तीसरी बात, ये बात भी सच है कि जिन ताकतों ने अप्रत्यक्ष रूप से ये वहां पर कारित किया है, स्वाभाविक है कि वो थोड़ी कट्टरपंथी ताकतें हैं। हम सभी उनको जानते हैं, उनके नाम जानते हैं। तो अल्पसंख्यक वहां पर हिंदू हैं, हिंदू परिवार जो वहां के बांग्लादेश के नागरिक हैं वे दिक्कत में हैं। तो ये बात भी सच है, चूंकि धर्म के आधार पर वे ताकतें काम करती हैं, तो इसीलिए धर्म के आधार पर ही चुनकर इनके हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है। ये बात भी सच है कि जब भी हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा होती है तो नैतिक रूप से हमें और भारतीय जनता पार्टी को खड़े होने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे हमारे ऊपर कितने ही नैतिक और राजनीतिक आक्रमण हो। और चूंकि हमारी सरकार है तो स्वाभाविक है कि जिन 1 करोड़ 30 लाख हिंदू परिवारों की आप बात कर रहे हैं लगभग, उनके साथ नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से हम खड़े हुए हैं। सीमाओं पर और सामरिक दोनों दृष्टि से नजर बनी हुई है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि वहां पर यूनुस साहब जिन्होंने सत्ता संभाली है, उनके बयानात जिनका जिक्र आपने भी किया है उस प्रकार के सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी कूटनीतिक प्रयासों को और वहां पर रह रहे हिंदू नागरिकों को संबल बांधेंगे। हाँ, इंसर्जेंसी का दौर जरूर है और हमारी अपील भी वहां की सरकार से या सरकार चला रहे लोगों से यही है कि भाई धर्म के नाम पर अत्याचार या हिंसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अपेक्षित बांग्लादेश से कम है, क्योंकि ये अपेक्षा पाकिस्तान से थोड़ा हमें इस समय पर शब्द जाल के स्थान पर सीधी बातचीत की अपेक्षा है। देखिए, बांग्लादेश के संदर्भ में भारत ने अपने सामर्थ्य को अतीत में प्रमाणित किया है। जब ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इसी किस्म का जुल्म सितम वहां पर हो रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चूकी नहीं थी सीधी कार्रवाई के संदर्भ में। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की जान आफत में है, सांसत में है। खबरें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं, वो दृश्य दिख रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और लोग उम्मीद भरी निगाहों से नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी तीनों की ओर देख रहे हैं। क्या उम्मीद करें डॉक्टर हितेश वाजपेयी? हम नैतिक समर्थन की ही उम्मीद कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर इतिहास को दोहरा भी सकते हैं?
देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार, इतिहास को जो आपने बात करी तत्कालीन भारत सरकार की करी, जिसका नेतृत्व इंदिरा जी कर रही थी, और बिल्कुल वो हमारे लिए गौरवशाली पल था जब बांग्लादेश के लिए एक स्टैंड लिया गया और जो कार्यवाही की गई, और वो भारत की सरकार का नेतृत्व कर रही थी, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री थी। और तब हम दलगत रूप से इस घटना का अभी विवेचना करना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है आज का दौर भी उन 1,30,00,000 परिवारों के लिए हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी विषय स्टेटमेंट एस्केलेट कर सकता है। यहाँ पर मैं इनफैक्ट ममता जी के साथ भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते उनके उस बयान से समर्थन रखता हूं कि नेताओं को बयान देने से पहले भी थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहन मायावती जी का भी बयान निकल कर आया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई है तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी स्थिति को भारत सरकार की और बांग्लादेश के बीच की स्थिति और अपने स्टैंड को पूरी तरह से उसमें स्पष्ट किया है। और मुझे खुशी है और इस बात से मजबूती भी देश को मिलती है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उस बैठक से निकलकर उन्होंने भी इस बात को उल्लेखित किया है कि ये बैठक संतोषजनक रही है, और इससे पता लगता है कि दे ऑल्सो एग्री विद दिस। तो मुझे लगता है कि आपको इस बात का स्पष्ट जवाब मिलेगा कि नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से तीनों प्रकार से भारत की सरकार भारत बांग्लादेश के गौरवशाली संबंधों के इतिहास की बुनियाद पर आज के हिंदू हितों के लिए और भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए मजबूती से खड़ी है। और यही कारण है कि शेख हसीना जी भी हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, बेहतर हैं, और कोई इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि शेख हसीना हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। एक आकलन ये आ रहा है कि शेख हसीना यहाँ सुरक्षित हैं, इसके कारण से 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित हो गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ में हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े अलंबरदार हैं चक्रपाणी महाराज जी। क्या कहते हैं वो, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका प्रतिकार कैसे संभव है, वहां के लोगों को क्या करना चाहिए और भारत सरकार को क्या करना चाहिए और भारतीयों को क्या करना चाहिए, जरा रोशनी देंगे। देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से यह बड़ा कष्टप्रद स्थिति है। वर्तमान में परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ सरेआम जो है उनको मारा पीटा जा रहा है, हत्याएं कर दी जा रही है, बाप के सामने बेटी का बलात्कार कर दिया जा रहा है और मासूम बच्चों तक को फांसी पे लटका दिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी तो कहीं से वीडियो कॉलिंग पे बात भी हो रही है। हमारे संगठन के लोग कई लोग जो है गुहार लगा रहे वहाँ पे हिंदू जो है हमारे संगठन के लोगों से, और उनसे मैं कई बार हाल चाल, बहुत बद से बदतर बुरी स्थिति है। सोशल मीडिया या समाचारों में बहुत तो कुछ नहीं आ रही है। गांव के गांव हिंदुओं के बाहर से ताला लगा करके, जला करके, मासूम बच्चों से लेके बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्गों को, जवानों को, सबको मारने का काम वहां के कट्टरपंथी कर रहे हैं। आप देखिए, एक शेर याद आ रहा है कि हमारा मुंशी भी मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस जो बने हुए हैं, ये तो कट्टरपंथियों के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने खून की होली जलाई, जिन्होंने जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके उन्होंने जबरदस्ती इतना मजबूर कर दिया कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उनके नुमाइंदे बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी हिंसा मत करो। अरे भाई, शपथ लेने के बाद कहते हैं, अभी आज शायद उन्होंने बोला है कि जी 19 तारीख तक सभी लोग लाइसेंसी बंदूक जमा कर दो। 19 तक क्यों इंतजार कर रहे हैं भाई? क्या 19 तक मारने का आपने वो कर दिया है? और लाइसेंसी बंदूक से थोड़ी मार रहे हैं, वो तो ईंटे से मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, आग लगा के मार रहे हैं। आपको तुरंत आर्मी को आदेश देना चाहिए था कि रोडों पे मार्च करे, जो भी कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को या किसी अल्पसंख्यक को मारता है उसको तुरंत शूट आउट करे, तुरंत उसको इनकाउंटर करे। लेकिन आपने एक भी कट्टरपंथियों की शपथ लेने के बाद नहीं किया। ये सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं, ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न दिखाने वाली बातें हैं कि अब वो आ गए हैं तो शांति हो जाएगी। अरे भाई, तालिबान का भी जब राज्य आया वहां पे तो उसने भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी को गाली नहीं दिया। उसने कहा कि सबको हम रहने देंगे, किसी को वो नहीं करेंगे। एक भी हिंदू नहीं बचा है।
तो वही अब वो स्थिति है, वहां पे आतंकी राज्य हो रहा है और सबसे बुरी स्थिति हिंदुओं की है। वो बेचारे सीमा पे लाखों की संख्या में इकट्ठे हैं। आखिर नागरिक संशोधन बिल किस लिए बना भाई संसद से? अब उन हिंदुओं की पहचान पत्र लेकर के या तो दिया जाए या तो वहां पे जो हिंदू रह रहे सुरक्षा दिया जाए। एक इजराइल से आप उदाहरण ले सकते हैं, अपने देश अपने एक नागरिक की रक्षा के लिए सब कुछ करता है। एक अमेरिका अपने नागरिक के लिए सब कुछ करता है। हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू मारा जाता है पूरे विश्व में। ये तो बांग्लादेश में आज हमारे सामने लाखों करोड़ों हिंदुओं की अस्तित्व दांव पे लगी हुई है, हमारी मां बहनों की इज्जत दांव पे लगी हुई है और यहाँ पे चिंता हो रही है लेकिन आराम के साथ। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो एजेंसियां थी जिसको खुफिया दिया जाता है विभाग, वो भी असफल रही। इतने बड़े कांड होने से उन्होंने वो नहीं किया, सतर्कता नहीं थी। आज हमारे देश की सरकार को तुरंत यूनुस को या वहां की आर्मी को वो करना चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर में तत्काल रुके, यहाँ पे हिंदुओं पे अन्याय करना था, हम एक्शन लेंगे। कोई एक बयान सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, उससे उनका और मनोबल बढ़ रहा है, कट्टरपंथी और हावी होते जा रहे हैं। हम मुख्य दर्शक बन के बैठने के अलावा सरकार और क्या कर रही है? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू संगठन। कुल मिलाकर बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। चक्रपाणी महाराज जी ये बता रहे हैं। मुझे जाना है सुरेंद्र राजपूत जी के पास, पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप। बड़ी संख्या में हिंदू इस समय बांग्लादेश की सीमा पर हैं। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आप जानते हैं उनको, शुभेंदु अधिकारी उनका नाम है। कभी टीएमसी में हुआ करते थे, पिछले कुछ समय से आपके यहाँ पे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। उन्होंने आगाह किया था 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू शरणार्थी के रूप में आएंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। आ भी रहे हैं सीमा पर हम उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। आपके रहते हुए हिंदू अधर में रह गए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सरकार की ओर से नहीं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते डॉक्टर हितेश वाजपेयी से ये जानना चाह रहा हूं, हिंदू संकट में है, हिंदू परेशानी में है, हिंदू कष्ट में है, उम्मीद भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, कुछ उम्मीद पूरी होगी? हिमांशु जी, ये कानून ही इसीलिए लाया गया, तो दैट शोज आवर कमिटमेंट। तो भारत सरकार का तो ये कमिटमेंट है कि पड़ोसी देशों में कहीं पर भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को धर्म के आधार पर यदि प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ित होते हैं, तो भारत के नागरिक बनेंगे। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, ना ही इसमें किसी किस्म की लीनियंसी है। और मैंने और हमारे दल ने तो बहुत खुलकर इस बात को कहा है, जो आपने कंसर्न उठाया है, और उस कंसर्न को शेयर किया है कि 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो साथ में ये और बताओ ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, अभी तक कितने हिंदू इस हिंसा के चलते भागकर सीमा पर आए हैं और उनको हमने अपने यहां शरण दे दिया है? शेख हसीना हमारे यहां आकर रह रही है, ये तो आपने बताया। ये हिंदू कितने आ चुके हैं अभी तक? इसका कोई डाटा कहीं से आ नहीं रहा है, आगे पास आया क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इतना जरूर निश्चितता से कह सकता हूं कि इसकी संख्या शून्य नहीं है, और बाकी बातें बोलना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत वोलेटाइल समय है, और मैं चक्रपाणी जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं उन भावों से 100% सहमत हूं। 100% सहमत है हितेश जी, पर आंकड़ा अभी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी इन पूरे हालात पर क्या दृष्टि रखते हैं? वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो कांग्रेस को बहुत घेर रहे हैं पोस्ट कर करके। देखो राहुल गांधी अब कुछ नहीं बोल रहे, देखो प्रियंका गांधी अब कुछ नहीं बोल रही, पर भाजपा जो बोल रही है, भारत सरकार जो बोल रही है, उससे सुरेंद्र राजपूत जी कितने संतुष्ट हैं? और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कितने असंतुष्ट हैं? 3-4 चीजें हैं हिमांशु जी। पहली चीज तो ये है कि अब हितेश वाजपेयी जी जैसे आदमी को बैठा दिया जो बड़ी ही संतोषजनक बात कर रहे हैं, अब क्या कहें इनसे। अब अगर हितेश वाजपेयी जी, इन्हें गिरिराज सिंह को समझाना चाहिए, इन्हें जो अपने जो पार्टी के बड़बोले शहजाद पूनावाला हैं, अब ये सही है, शहजाद पूनावाला सही है, हितेश वाजपेयी जी बताएं। हितेश वाजपेयी जी बताएं कि ये सही है या गिरिराज सिंह जैसा वो नफरती मिनिस्टर सही है। सच बात यह है कि सब लोग वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के, विशेष रूप से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर हुए हमले से सब लोग चिंतित हैं। प्रियंका गांधी जी भी ट्वीट कर रही हैं, राहुल गांधी जी ने भी कंसर्न व्यक्त किया है, ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या क्या हुआ ये हितेश वाजपेयी जी ने भी बताया, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा जी। और मैं तो यहां पे एक दूसरे मूड में आया था, लेकिन वाजपेयी जी ने रोक लिया मुझे, क्योंकि वाजपेयी जी ने ठीक बात करी।
हम आपको 2-3 चीजें बताते हैं और बाकी बात आपने इंदिरा जी वाली कह भी दी कि आज की डेट में इंदिरा जी थी तो उन्होंने अपने एक सामूहिक और साहसिक निर्णय लेकर के एक राष्ट्र का निर्माण किया था। 2500 साल में भारत एक बड़ा युद्ध जीता था, इससे पहले स्कंदगुप्त जीते थे, और या फिर इंदिरा गांधी जी ने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया था, इंदिरा जी के नेतृत्व में नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। आज की डेट में वो वहां की जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। हम उन चिंताओं के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार की जो भी विदेश नीति है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दशानन हैं, 10 सर वाले 10 मुंह हैं, जिस तरीके की जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें कड़ी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो ना तो हिंदुस्तान में किसी को सुरक्षित रखने में, किसी अल्पसंख्यक को सुरक्षित रखने में सक्षम है, और ना ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित रखने में सक्षम है। भाई ये सक्षम किस चीज में है, इस चीज को पूछा जाना चाहिए। आज की डेट में तमाम लोग लाखों की संख्या में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल भारत सरकार की नीति के साथ में हूं, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे जो बड़बोले लोग हैं, लेकिन इनके यहां पर रविशंकर प्रसाद जैसे जो बड़े बोले लोग हैं और बड़े नेता हैं, ये हितेश वाजपेयी जी से बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, इस वक्त वर्तमान में भी मंत्री है गिरिराज सिंह जी, ये जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर तनाव बढ़ाने वाली भाषा है। जयशंकर जी ने संसद में भी बयान दिया था, जयशंकर जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा, और हम भी जानते हैं कि हमारा कूटनीतिक प्रयास हमारे एक एक वहां पे अल्पसंख्यक को बचाने का और सुरक्षित करने का है और हम इस पर लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर ये जिसको कहते हैं ना नीचता और निर्लज्जतापूर्ण हमले होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मन में भी उद्विग्नता आती है और हम भी पूछते हैं इन लोगों से कि साहब आप क्या ट्वीट खेल रहे हैं, आप क्या नाम हमारे वहां पे जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या किया, क्या भारत सरकार को यह नहीं बताना चाहिए? और अभी जो अफगानिस्तान की चक्रपाणी जी ने कहा, चक्रपाणी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन उसी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को $200 मिलियन भारतीय जनता पार्टी ने दिए पिछले बजट में, क्या नाम जनवरी में। ये ऑफिशियल है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो निर्मला सीतारमण का बजट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो $200 मिलियन भाई तालिबानियों को एक तरफ आतंकवादी हम लोग कह रहे हैं और हमारे सारे अल्पसंख्यकों को उन्होंने वहां से भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया, सिखों को भगा दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार $200 मिलियन दे रही है। तो ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी से हमारा स्पष्ट कहना है कि या तो आप इंदिरा गांधी जी की तरीके से साहस की बात कीजिए, निर्णायक बात कीजिए, अपने लोगों के हितों की रक्षा कीजिए, और नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन को सौंपिए, हम कर लेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी बड़े तर्कसंगत बात कह रहे हैं, बोले या तो आप कार्रवाई कीजिए या हम लोगों को मौका दीजिए। क्या कहते हैं, मुझे जाना है रमेश शर्मा जी के पास, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी ये प्रस्ताव आया है सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से, भाई या तो तुम संभाल लो या फिर जाके हमको बोल दो, हम ही संभाल लेते हैं, हम पहले भी संभाल चुके हैं। क्या कहते हैं आप? ये देश बहुत सक्षम है। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यह देख हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करे। और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है कि वे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अपने बस सत्ता लेने की बात जो उन्होंने आखिरी में कर दी उसको हम छोड़ दें। जो चुनाव आएंगे तो फिर प्रयास कीजिएगा, स्वागत है उसका। हमारे चुनाव बाद में कर लेंगे हितेश वाजपेयी, ये पहले अपने भाइयों को बचाने के संदर्भ में कुछ उपक्रम कर दिखाइए ना। अभी तो बात उस पर हो रही है, केवल बयान देंगे, उन लोगों को वहां पर मरने के लिए छोड़े रखेंगे, ये चिंता के साथ खड़े रहने की बात है। रमेश शर्मा जी मेरे साथ में, बड़ी दुनिया देखी है उन्होंने, ऐसे कई झंझावात देखे हैं, बांग्लादेश के हालात और उन हालात के बीच में हमारी भूमिका। क्या कहते हैं रमेश शर्मा जी? निश्चित रूप से बांग्लादेश के जो हालात हैं वो वाकई बहुत चिंताजनक हैं और इसमें बहुत आश्चर्य होता है कि अगर आंदोलन सरकार के खिलाफ था तो उन आंदोलन में हिंदुओं पर हमले क्यों हुए।
और खबरें तो यहां तक भी आई हैं कि उन छात्र आंदोलन में जो हिंदू विद्यार्थी शामिल थे, जो हिंदू छात्र शामिल थे, उनकी भी हत्या की गई। इसका अर्थ है तो क्या ये आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन के लिए था कि वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध आंदोलन था? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। जो मुझे जो लग रहा है, कई बार बांग्लादेश का जो घटनाक्रम जो अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि भीतरी हालात इसके बिल्कुल अलग हैं। इसके पीछे आईएस पाकिस्तान की आईएसआई है और चीन की जो गुप्तचर संस्था है एमएसएम शायद उसका नाम है, जिस तरीके से गठबंधन उन्होंने भारत में कर रखा है, नेपाल में किया हुआ है, श्रीलंका में किया हुआ है, लगभग उसी तरह का गठबंधन है। और ये हिंदुओं को टारगेट करके, अगर उनका सरकार के खिलाफ था तो हिंदुओं को हत्या करने की, उनके मंदिर तोड़ने का कोई प्रश्न होता था? जितनी हत्याएं सत्तारूढ़ दल के नेताओं की नहीं हुई, उनके घरों पर हमले नहीं हुए, उतना हिंदुओं के घरों पर हुए। ये निश्चित रूप से प्रत्येक मानवतावादी व्यक्ति को इस हिंसा की निंदा करनी ही चाहिए कि आखिर, और फिर हम लोग तो चूंकि ऋग्वेद में कहा गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, तो मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य की रक्षा हम करनी ही चाहिए। भारत सरकार को हर कदम पर आकर के मैं समझता हूं कुछ स्टेप उठाना चाहिए, केवल वक्तव्यों से काम नहीं चलेगा। और अगर आपने हसीना जी को कह दिया कि भारत आकर के रहिए, तो जो लाखों शरणार्थी सीमा पर हैं उनके लिए खोलिए द्वार। हसीना जी को अगर संरक्षण दिया है तो मैं समझता हूं दूसरे लोग जो पिटने वाले लोग हैं उनको भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरी एक और बात करता हूं, कई बार मुझे लग रहा है कि इस मामले में दीनदार मुसलमानों को आगे आना चाहिए। जहां तक मैंने पढ़ा है, नबी हुजूर ने तो यह फरमाया था कि अगर पड़ोसी भूखा है, भले ही वो मुसलमान नहीं है, तो आप उसको पहले भोजन कराइए। और बदर की जंग के बाद जब पहली सल्तनत कायम मदीना में हुई थी, तब उन्होंने मुस्लिम्स को कहा था कि गैर मुस्लिम पर अत्याचार ना हो, आखिरत में मैं उनका वकील बनूंगा। तो मैं समझता हूं दीनदार मुसलमानों को भी ये चाहिए वो इस मामले में आगे आए और हिंदुओं की हिफाजत के लिए उनको आगे आना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को एक बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक उसी परिवार में हामिद अंसारी है और उसी परिवार में मुख्तार अंसारी है। आपको तय करना पड़ेगा आप किसका समर्थन करते हैं, हामिद अंसारी का समर्थन करते हैं कि मुख्तार अंसारी का समर्थन करते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को पर्दा करने की जो बात होती है उस विचार होना चाहिए और हिंदुओं को वहां पर मानवीय आधार पर संरक्षण दिया ही जाना चाहिए। एक बात बताइए रमेश शर्मा जी, आपने जब इस विषय पर विस्तार से बोलना शुरू किया तो आपने बताया कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सुनियोजित हो रहा है और ये केवल वहां के लोगों के आक्रोश के तहत नहीं हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी है और चीन की भी गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान अपनी ही मुश्किलों से इतना जूझ रहा है। पाकिस्तान जो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर है, पाकिस्तान जहां के लोग 2 जून की रोटी के भी मोहताज हो चुके हैं, वो बांग्लादेश के संदर्भ में इतने बड़े षड्यंत्र को योजना भी बना लेता है, यो क्रियान्वित भी कर ले रहा है। और हम भारत के लोग, भारत की सरकार जिसके शेख हसीना से बहुत अच्छे संबंध, बांग्लादेश के साथ में भावनात्मक संबंध, वो इस योजना को साकार होने दिए। अपनी इस नाकामी के संदर्भ में आप कितने लज्जित हैं, कुछ कहेंगे रमेश जी? एक सबसे पहले तो हिमांशु जी, मुझे ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान की मानसिकता पर आपका ये वक्तव्य है। आप कल्पना कर सकते हैं पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 के 1 महीने बाद ही उनके यहाँ भुखमरी की स्थिति थी और उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया था। सितंबर में उनका हमला हो गया था, अक्टूबर में फिर हमारी सेना गई थी कश्मीर में। तो कहने का अर्थ जो है वो पहले दिन से, क्योंकि उनका तो नारा ही था कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। कितनी बार पाकिस्तान के नेताओं के वक्तव्य आए हैं कि हम अगर भले ही भूखा मरेंगे लेकिन हिंदुस्तान को चैन से नहीं रहने देंगे। रमेश जी, मेरा जो सवाल है आप उस सवाल पर जाइए। आप मेरे वक्तव्य पे चले गए कि वो 14 अगस्त के बाद में 1 महीने बाद ही उन्होंने हमला कर दिया था। भाई, जब आपको पता है कि आपके खिलाफ इस मनोवृत्ति के लोग हैं, जब आपको पता है इस मानसिकता के लोग आपके साथ में रह रहे हैं, जब आपको पता है उनका षड्यंत्रकारी चरित्र ये है, तो उस समय पे तो आपकी जिम्मेदारी और बनती है ना, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के संदर्भ में, अपने पड़ोसी मुल्क की गतिविधियों पर ध्यान देने के संदर्भ में। क्या ये हमारे खुफिया द्रोह है? रोह भाबरी भाई, हमारे संदर्भ में बेहतर रिश्ते रखने वाली शेख हसीना को जान बचाने के लिए दिन दहाड़े भागना पड़ा, हम पता ना कर पाए।
हमारे रहते हुए आईएसआई अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। हमारे रहते हुए 1,30,00,000 हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है। रमेश शर्मा जी को इसको लेकर कोई नाराजगी वर्तमान सरकार से है कि नहीं है? देखिए, मुझे इस पर कल्पना कर सकते हैं, मैं इस मामले में सरकार के, न केवल ये सरकार बल्कि जितनी सरकारें रही हैं मेरी दृष्टि में वो सारी फेलुअर रही हैं। कैसे घुसे आए बांग्लादेशी शरणार्थी, मुसलमान आकर के रह रहे हैं, रोहिंग्या आकर के रह रहे हैं, हिंदुओं को आप आकर के रोक रहे हैं। तो आपका राबे इस मामले में फेल है, आपकी सीमा सुरक्षा बल भी फेल है। करोड़ों लोग, दिल्ली में बस्तियां बन गई हैं आज रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की, तो उनको वो तो किसी प्रकार घुसाए हैं। पाकिस्तान से कितने लोग घुस के आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, भोपाल में कितने लोग पाकिस्तान से आकर के रह रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले बस गए उनके। तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी पूरी तरीके से फेल है, सीमा सुरक्षा बल पूरी तरीके से फेल है, और कहीं ना कहीं जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, कूटनीतिक रणनीति होनी चाहिए, हर सरकार उसमें फेल रही है। पुरानी सरकार भी फेल रही है और ये सरकार भी उसमें फेल है। रमेश जी ने कहा भाई पुरानी भी फेल थी और ये भी फेल है। जी हितेश जी, इतना आपको सहारा मिल गया रमेश जी से, पुरानी भी फेल थी, ये भी फेल है। जी देखिए हिमांशु जी, मैं आपके प्रश्न को समझता हूँ। रमेश जी बहुत इमोशनल और सीधे चलने वाले, आप थोड़ा सा जो तिर्यक फेंक रहे हैं उसको जवाब मैं सीधा दे देता हूँ जी। बेसिकली ये सारा विषय बांग्लादेश का विषय है जी। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, और हमारा इन इंटरनल मैटर्स को लेके भारत का कोई मैंडेट नहीं है बांग्लादेश की ओर से कि हम उसमें कोई इंटरफेयर करेंगे, उसको जाकर मैनेज करेंगे। यदि हमारे पास इनपुट भी है तो आपको नहीं पता कि इनपुट क्या थे क्या नहीं थे, और मेरा मानना यह है कि सब मजबूत इनपुट सभी देशों के पास होते हैं। बस ये है कि वर्तमान वहां की सरकारें उसको फेस कर पाती कि नहीं कर पाती। जैसे हम और कांग्रेस एक दूसरे से चुनाव में सामना करते हैं, अब इसमें कोई तीसरे मुल्क के हस्तक्षेप को हम थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक, इसमें हम चलते हैं। कर देते जी, थोड़े अपने साथी नेताओं के वक्तव्य पे ध्यान दिया कीजिए। आज ही सुधांशु त्रिवेदी बहुत विद्वान नेता हैं भाई, बहुत सुधी प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया है भारत के विदेशी नेताओं के साथ में, विपक्षी नेता विदेशियों के साथ में हाथ मिलाए हुए हैं यहां पर राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए। आपने ध्यान नहीं दिया, वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बाकायदा सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे ही बताया है। तो हमारा जो सवाल है ना हितेश जी, वो बिल्कुल सीधा साधा है। जैसे आपने कहा ना रमेश जी सीधे सीधे हैं, मेरा भी सवाल सीधा सीधा है। भाई पाकिस्तान बांग्लादेश में खलल पैदा करने में सफल हो गया, हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये भी मानते हैं कि शेख हसीना की सरकार के साथ में भारत के हित सुरक्षित रहते थे और परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध रहते थे। अब हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे हितों के साथ ठीक ठाक संबंध रखने वाली सरकार को अपरस्त करा ले गया, तो भाई ये हमारी विफलता नहीं है क्या हितेश जी? बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से यदि हिमांशु जी ऐसा कोई प्रस्ताव भिजवा देते सरकार की तरफ से, भारत सरकार, तो चाहे यहाँ किसी की भी दल की सरकार होती, तब भारत सरकार इस मैटर को इवेल्युएट करती और इंटरसेप्ट करती। तो वहां दो देश जब काम करते हैं तो सरकारों के बीच में काम होता है, और देश के अंदर जब दो दल काम करते हैं तो ये दलगत राजनीति होती है। तो जो सुधांशु जी का बयान है वो दलों के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में नहीं है। तो हमको इसको बहुत स्पष्ट समझना होगा कि भारत सरकार की इंटीग्रिटी, काम करने का तरीका और कूटनीति अलग होती है। दलों के काम करने का एक दूसरे के प्रति तरीका अलग होता है, बयान अलग होते हैं, जिसका जिक्र सुरेश जी ने भी किया है। तो इत्तेफाक रख रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी के इस मासूम सी दलीलों के संदर्भ में। वो बांग्लादेश सरकार अगर हमसे कहती तो कुछ हम कर लेते, अगर हमने नहीं किया तो हमारी कोई विफलता नहीं है। वो सरकार ऐसा नहीं करती है विदेशियों के साथ में हाथ मिला ले, ये राजनीतिक दल ऐसा कर सकते हैं जैसा कि आजकल आप लोग कर रहे हैं, ऐसा सुधांशु जी ने बताया। तो हितेश जी हमको ये भी बता रहे हैं, क्या कहते हैं सुधांशु जी के वक्तव्य के संदर्भ में और हितेश जी की दलील के संदर्भ में? सुरेन जी कहते हैं ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। हितेश जी आपको चेहरा बना करके अटल जी की तरीके से पीछे से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, गिरिराज सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी जैसे कितने बौखल नेता हैं। मैं आपको बताऊं जो अजीब अजीब, मैं मोदी जी और शाह जी को हटा ले रहा हूं चूंकि वो भी, तो बाकी जितने लोग इतने बौखल नेता हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे क्या क्या बातें करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि साहब हम दुश्मनों के साथ हाथ मिला ले रहे हैं।
इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई कि हमने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और हिंडनबर्ग और हमारे खिलाफ कोई एफआईआर तक की आप लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश के संदर्भ में भी मैं आपसे बता दूं कि बांग्लादेश की सरकार से 1971 में भी कोई हमारे पास पत्र नहीं आया था, इंदिरा गांधी जी के पास कोई पत्र नहीं आया था कि आप हमारे मामले में दखलंदाजी कीजिए। वहां पर उस वक्त में एक क्या नाम पाकिस्तान ने एक बुरी तरीके से बांग्लादेशी लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रखा था। उनकी सैलरीज कम थी, बेरोजगारी उनके यहां ज्यादा थी, उनको भूखा मार रखा था, अनाज नहीं दिया जाता था। तब जाकर के उन जगहों पर हमने अपनी मानवीय उस पर हमने इसको इंटरफेयर किया। आज की डेट में एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमारे 8 के 8 जो प्रमुख साथी हैं पड़ोस के, श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, चीन के साथ में, मालदीव हमारे साथ नहीं है, चीन के साथ में, श्रीलंका ने हम्बन टोटा दे दिया है, पाकिस्तान ने उनको ग्वादर दे दिया है, पाकिस्तान एक तरीके से चीन की पूरी कॉलोनी बन गया है, भूटान ने डोकलाम में समझौता कर लिया है, आप ही के समय में किया है, और आज की डेट में चिकन नेक पर चाइना बैठा हुआ है। अगर आपको चिकन नेक की वो हो, मैं कहना नहीं चाहता। उसके बाद बर्मा आज की डेट में हमारे मुखालफत की सरकार है, जुआंटा की सरकार है वहां पर, और अब बांग्लादेश आप लोगों ने विदेशी ताकतों को, चीन को, पाकिस्तान को मिलकर के दे दिया है। यह कौन सी विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की, यह समझ से बाहर है। नंबर एक, बयानबाजी आप इनसे करा लीजिए कि हमें हिंदुओं की रक्षा करनी है, हमें फलाने की रक्षा करनी है, हमें सबकी रक्षा तो करनी है, लेकिन रक्षा करिए ना, बातों से थोड़ी रक्षा होगी। बातों से थोड़ी रक्षा होगी, सुरेंद्र राजपूत जी की सीधी दलील, और ये हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। हितेश जी कुछ हस्तक्षेप पड़ जा रहे हैं, संक्षिप्त में हस्तक्षेप लेंगे और चकपड़ी महाराज जी के पास चलेंगे। जी बिल्कुल संक्षेप में। पहली चीज तो 71 और आज दोनों में अंतर है। 71 में दो देशों के बीच में संघर्ष था। देखिए समझिए, जब दो देश लड़ते हैं तो आप स्टैंड ले सकते हो। आपको मेरी माफी है आपके साथ में डॉक्टर हितेश भाई, थोड़ा इतिहास को नए सिरे से पढ़िए। 71 का संघर्ष दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, पाकिस्तान का अंदरूनी संघर्ष था, जिसमें भारत नहीं थी, भारत ने हस्तक्षेप किया था। वो दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, वो संघर्ष वैसा ही था जैसा संघर्ष आज है। जनरल याह्या खान की सरकार, अयूब खान और शेख मुजीब रहमान के उसके खिलाफ मुहिम, और उस मुहिम को भारत सरकार के द्वारा दिया गया समर्थन। जी जी, आप कुछ संशोधित करना था, करिए जी, बताइए। नहीं, मैं फिर आपको कह दूं, और यही कारण था चूंकि बांग्लादेश अलग होना चाहता, बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था, तो इसीलिए आप उसको देखिए। डॉक्टर हितेश भाई, इतिहास की बात ईमानदारी के साथ होगी। बांग्लादेश नाम का कोई देश उस समय अस्तित्व में नहीं था। पाकिस्तान नाम का एक मुल्क था, उसका एक प्रांत पूर्वी पाकिस्तान था। कुल मिलाकर वह एक देश का अंदरूनी मसला था, अगर आपकी भाषा में ही बात की जाए। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने वहां की परिस्थितियों के मद्देनजर हस्तक्षेप किया, अमेरिका की घुड़की को नजरअंदाज किया और एक इतिहास रच दिया। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, भारतीयों के लिए गौरव का विषय। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उस समय पर भी किसी का पत्र नहीं आया था जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो दो देशों के बीच का मसला नहीं था, वह अंदरूनी सत्ता संघर्ष था, शेख मुजीब रहमान के द्वारा किया गया संघर्ष था। अब आप अपनी बात कहें। देखिए मंचू जी, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि आप 71 की तुलना आज के बांग्लादेश की परिस्थितियों से नहीं कर सकते। भगवान के लिए मान लीजिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, चर्चा बहुत अलग चली जाएगी। आप भी बहुत सुनिए, मैं भी हूं, मतलब मेरा मैं आपके ज्ञान को हमेशा ही सम्मान देता हूं, इसमें कोई शक थोड़ी, आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है। इसीलिए आज का वहां का सत्ता का जो बदलाव है वो लोकतांत्रिक नहीं है, जिसको पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है, जिसमें हिंदू मारे जा रहे हैं, जिसके जो हमें बर्दाश्त नहीं है। और ये बात आप बहुत स्पष्ट मानकर चलिए कि जितनी बातें सुरेंद्र जी ने पड़ोसी देशों के बारे में कही हैं, समस्याएं नेहरू जी से उत्पन्न हुई थी, जिसका निराकरण मोदी जी कर रहे हैं और आने वाली सरकारें भी करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाली सरकारें नहीं करेंगी, लेकिन ये दौर शुरू हुआ है और सीमा पर हमारी जितनी सुरक्षित आज भारत की स्थिति है, उतनी पहले कभी नहीं रही है सुरेंद्र जी।
और ठीक है, आप विपक्ष होने के नाते अपनी आलोचनाएं करते हैं जिसमें आप फैक्ट्स को भी ट्विस्ट करके प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो चीन द्वारा ऑक्युपाइड भारत की बात हो। अरे साहब, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था जब ये सब हो गया था। अरे कोई बात नहीं, जनसंघ तो थी ना आपके पितृ संस्था के रूप में, काहे इस बात का इतना मलाल कर रहे हो कि उस समय भाजपा नहीं थी? जनसंघ तो था ना, या जनसंघ से अपना संबंध खारिज कर रहे हो तेज वाजपेयी जी? लेकिन सरकारों में तो नेहरू जी और उनके वंशज थे जिन्होंने इसको सहज स्वीकार किया। हम कितना डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, पार्लियामेंट में कर चुके हैं, बाहर कर चुके हैं, इसलिए बार बार उसको मत लाइए। और अगर हम 71 के शौर्य की बात करें तो उसको भी मत लाइए। जहां आपको सुविधा हो वहीं पर आइए, अन्यथा मत आइए। लेकिन महत्वपूर्ण इतना नहीं है। सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी भी हो जाए क्योंकि टिप्पणी आप पर ही हुई है। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं हितेश जी से। हितेश जी, इतिहास को सही तरीके से सही संदर्भ में रखिए। 62 हम हारे, हम तो कहते हैं हम हारे, लेकिन क्या आज ये सच नहीं कि उस समय हम कमजोर थे, आज सर्वशक्तिमान हमारी सेना है। इस सेना को जो 2014 में हमने सौंपी थी नरेंद्र मोदी जी को 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ में, 4000 किलोमीटर की भूमि अब तक क्या नाम अतिक्रमण हो चुका है चीन के द्वारा। क्या यह सच नहीं है? डोकलाम विवाद में क्या हम लोग पीछे हट करके आज की डेट में भूटान ने चीन से समझौता कर लिया है? अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आप उसको चेक कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बार बार चीन के साथ बैठक क्यों हो रही है? इसका भी जवाब सोचिएगा। पर मैं अभी चकबड़ी महाराज जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत सरकार से इस समय क्या अपेक्षा रखते हैं आप? क्या करनी चाहिए भारत सरकार को? बांग्लादेश में हमला कर देना चाहिए, या बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है उसमें जितने लोग खड़े हैं उनको देश के अंदर ला देना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का इस समय बहुत बड़ा कर्तव्य था, क्योंकि वर्तमान में करोड़ों हिंदुओं की जान माल खतरे में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 100 जितने भी जो रसद सामग्री है, चाहे और भी जो आदान प्रदान है, उसको बंद करने के साथ भारत सरकार को चेतावनी देना चाहिए, और बहुत पहले ही दे देना चाहिए था चेतावनी। अब अगर जो आप बताइए, शेख हसीना को तो शरण दे दिया, हमारे करोड़ों हिंदू और बेटी बहनें वहां पे संकट में है, उसके लिए एक बयान अभी तक नहीं आया, एक कुछ कार्य योजना नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से लवारिस महसूस कर रहे हैं वहां के हिंदू। और यहाँ तो अजीब बात, और अच्छा सवाल ये नहीं कि सिर्फ सरकारी, विपक्ष भी मौन धारण किए हुए। गाजा में कुछ होता है तो विपक्ष भी विधवा विलाप करने लगता है। यहाँ तो सुरेंद्र जी की पार्टी जो है अभियान के चक्कर में यहाँ भी साथ रहेगी जी, उसी तरह की जैसे छात्र आतंकिया वहाँ पे, जैसे छात्र आतंकिया वहां पे आंदोलन हुआ, यहाँ भी करा दिया जाए। तो आप कहां तक किसको किसको करेंगे? एक बार भी किसी अल्पसंख्यक पे हो जाता है तो कांग्रेस विधवा विलाप शुरू कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। नुपुर शर्मा ने कुछ टीवी डिबेट में बोल दिया 56 देश तो उसके खिलाफ फतवा जारी करने लगे। यहाँ लाखों करोड़ों हमारे हिंदू संकट में हैं, लेकिन कांग्रेस बोलने को राजी है। अरे कम से कम अगर सत्ता पक्ष नहीं कर रहा, कांग्रेस ही सड़क पर उतर जाती भाई हिंदुओं की रक्षा ले। लेकिन इन्होंने जिम्मा दे दिया कि नहीं, बीजेपी क्यों नहीं करेगी। बस ये राजनीति खेलना ही नहीं, 2020 आपस में खेल करके और हिंदुओं का बस बर्बाद देते हैं। तो कुल मिलाकर चकबड़ी महाराज जी दोनों से बहुत नाराज है, भाजपा से भी नाराज है, कांग्रेस से भी नाराज है। बोले ये कुल मिलाकर बयानवीर हो रखे, हिंदुओं को उनके मरने के हाल पर बांग्लादेश में छोड़े रखे। सुरेंद्र राजपूत जी को इसमें आपत्ति है, ऐसा उनके हस्तक्षेप से लगता है। जी सुरेंद्र जी। हम हरियाणवी अब हैप्पी कार्ड से मुफ्त बस यात्रा करते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ नरेंद्र मोदी जी से इजाजत लीजिए और बांग्लादेश चले जाइए। काहे को आप उसकी बातें करते हैं? रही बात विधवा विलाप की, तो ये अगर ये शब्द सही आपको लगता है तो आप क्या सधवा विलाप कर रहे हैं? कौन सा विलाप आप कर रहे हैं? आप यहां पर बैठ करके खाली बयानबाजी कर रहे हैं या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे? अभी तक कुछ किया है? आप ऐसी बातें करते हैं। ये बड़े महाराज जी से सीधा सवाल है भाई, सरकार के संदर्भ में तो आपने बोल दिया, आप खुद क्या कर रहे हैं? महाराज जी, इतना बड़ा संगठन आपका है, हिंदुओं के हितैषी होने का आपका संगठन दावा करता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू महासभा ने क्या कर दिया? हमारे कम से कम 12 प्रदेशों में प्रदर्शन हुआ है। देखिए, अगर नहीं देखते हैं तो ये देखिए चरण पे आज करीबन 6 प्रदेशों में हुआ है, कई सैकड़ों जिले में हो गया।
ज्ञापन दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कितना किया सुरेंद्र जी, आप बताइए हमें, कांग्रेस ने कितने जगह किया है? सिर्फ सलमान खुर्शीद के रास्ते पे चल रही है कि बस आंदोलन करेगी, यहाँ पे सत्ता को हटाएगी, प्रधानमंत्री को भगाएगी। और आप हमें कह रहे कि हथियार लेके चले जाइए बांग्लादेश में कि हिंदुओं की हमने तो ठिका लिया। क्या आप हिंदू नहीं है क्या? क्या कांग्रेस बहुसंख्यक देश में रह के सिर्फ हिंदुओं को मरते हुए देखेगी? आपको इस तरह की बयान देते हुए शोभा नहीं देता। आप लोग भी सलमान खुर्शीद के जो कदम पे चल रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग भी कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भारत की भी स्थिति उसी प्रकार से हो जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। आप किसी तरह सत्ता के भूखे लोग हैं। इस तरह की ये आपदा में जो अवसर आप लोग खोज रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश देख रहा है। आप क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार पे दबाव बना रहे हैं? आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। चक्रवर्ती महाराज जी बोल रहे हैं। सुरेश राजपूत जी, चक्रवर्ती महाराज जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके बताता हूं। बताइए क्या कहेंगे। अरे ये चक्रपाणी महाराज जी शुद्ध रूप से थिथरई करके राजनीति करते हैं। अब हम आपको बहुत साफ बताएं, अगर इनको कुछ काम करना है जाके बॉर्डर पर भंडारा लगा दें। यहां पर बैठने की 12 जिलों में इन्होंने प्रदर्शन कर दिए। प्रदर्शन से हो क्या गया भाई? हम तो बाकायदा सर्वदलीय बैठक में हमने कहा हम सरकार के साथ में, चक्रपाणी जी कहे हम सरकार के विरोध में, और अपनी सेना को लेकर के गदा और भाला और तीर बल्लम जा रहे हैं बांग्लादेश लड़ने। जाए ये लोग, काहे नहीं, कौन रोक रहा है इनको? लेकिन इन्हें नीचता की राजनीति करनी है, निर्लज्जता की राजनीति करनी है, और बांग्लादेश के नाम पर देश में हिंदू और मुसलमान करना है। ऐसे सांप्रदायिक लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। अभी आप बांग्लादेश भिजवा रहे थे, अब आप जेल में भिजवा रहे हो। सुरेश राजपूत जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बहरहाल मैं रमेश जी वापस आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमने दरअसल शाब्दिक साथ के अलावा अभी तक कुछ नहीं किया बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के संदर्भ में? जिस तरीके का बयान हम दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है उस आबादी को सुरक्षित करने के लिए, या इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? और खासतौर पर उस सरकार से जिस सरकार ने संसद में सीए लाया ही इस नाम पर था कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हम हैं उनको शरण देने के लिए। आज जब वो शरण के लिए आ रहे हैं तो सीमाएं बंद है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि शाब्दिक जो भी बात हुई है इससे आगे जाकर के कदम उठाना चाहिए था। और ये घटनाक्रम चूंकि एक दिन में तो बना नहीं, वहां जो षड्यंत्र चल रहा था उस षड्यंत्र पर नजर करके उसके भीतर कहीं ना कहीं हमारी राह हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, तो उसके तहत उसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से इसमें कोई शक नहीं, मैं चूंकि 71 में अपने पिताजी की कृपा में पत्रकार बन गया था, मैंने रिपोर्टिंग की है। इंदिरा जी ने कोई अचानक सेना नहीं भेजी थी, कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियां वहां पर सक्रिय थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कितने अफसर थे जो वहां पर सक्रिय थे और उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह चाहिए था कि जब वहां पर अशांति हो रही है तो जिस तरीके से आईएसआई घुसा हुआ है, एसएमएस घुसा हुआ है, ठीक उसी तरीके से घुस करके इसकी दिशा को मोड़ जाना चाहिए था। निश्चित रूप से ये जो हिंसा हुई है, ये निश्चित रूप से जो आईएसआई घुसी हुई है, तो आईएसआई नहीं हिंदू वरना सरकार के विरुद्ध होती। 71 का अगर आप देखेंगे, रिपोर्टिंग की है उसकी, वहां पर हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ था वो सब सरकार के खिलाफ ही हुआ था। लेकिन यहाँ हिंदुओं को अगर टारगेट किया जा रहा है तो अंदरूनी शक्तियां हैं, सरकार को पहले किया जाना चाहिए था, अपना दबाव बनाना चाहिए था। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो हिंदू आ गए हैं सीमा पर, निश्चित रूप से वो भारत में स्थान दिया जाना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं शरण मिलनी चाहिए। अगर हिंदू हैं तो उनको भी लिया जाए, तो करके कहीं ना कहीं ऐसा ना हो तो भारत विरोधी लोग मुखौटा बदल करके आ जाएं, वो मुखौटा बदल करके आकर के भारत में अशांति पैदा करें। भारत सरकार को निश्चित रूप से 2 कदम आगे आकर के इस मामले में सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें वर्तमान हालत में, तो भारत सरकार के लिए ये अत्यंत कठिन समय है। कठिन समय इसलिए है कि उसके अतीत के दावों के मद्देनजर अपेक्षाएं बहुतेरी हैं, पर उसके बीच में देश हित को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। सीमा पर जो लोग शरण मांगने के लिए आ रहे हैं वो वस्तुतः हिंदू ही है या हिंदुओं के बीच में कोई और? उनकी मंशा भारत में शरण पाने की है या भारत में दंगा फैलाने की है? इस संदर्भ में भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश में अस्तित्व में आई नई हुकूमत को यह संदेश देना भी
भारत के लिए बेहद जरूरी है कि अगर हिंदुओं के संदर्भ में हमलों का सिलसिला वहां जारी रहा तो भारत सरकार केवल तमाशा नहीं देखेगी, भारत सरकार केवल बयान जारी नहीं करेगी, कम से कम ये संदेश सीधे तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत को जाना चाहिए ताकि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में केवल बयान या दुख जारी ना करे, बल्कि वो समुचित कदम उठाए जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए